गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे, हमारा जो आज का टॉपिक है, मैं रोहित कुमार, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है तुर्की आक्रमण। प्रारंभिक जो है मध्यकाल का जो हम बात करते हैं तो मध्यकाल में जो हमारा टॉपिक है आज तो तुर्की आक्रमण, क्योंकि मध्यकाल में जो आक्रमण हुए वो तुर्की आक्रमण, जो प्रारंभिक आक्रमण हुआ और उसके बाद में सल्तनत काल की स्थापना हुई। तो तुर्की आक्रमण की हम बात करते हैं तो तुर्की जो आक्रमणकारी जो थे, प्रारंभिक जो तुर्की आक्रमणकारी थे वो गजनी प्रदेश के थे। जो प्रारंभिक जो तुर्की आक्रमणकारी थे तो गजनी प्रदेश के थे। तो गजनी प्रदेश का जो है, गजनी को अपनी जो राजधानी बनाना, मतलब गजनी का जो संस्थापक था वो था अलप्तगीन। अलप्तगीन है, ये गजनी का संस्थापक था। और अलप्तगीन के बाद में जो शासक हुआ वो हुआ सुबुक्तगीन। अलप्तगीन के बाद में और जब शासक हुआ वो शासक हुआ सुबुक्तगीन। तो सुबुक्तगीन पहला तुर्की शासक था जिसने जो है भारत पर आक्रमण किए। पहला जो है तुर्की शासक था सुबुक्तगीन, जिसने भारत पर आक्रमण किए। सुबुक्तगीन ने जो भारत पर आक्रमण किए उसके पश्चात जो है उसकी विजयों से उत्साहित होकर फिर जो है भारत पर आक्रमण करना जो प्रारंभ किए वो किए महमूद गजनबी ने। इंपॉर्टेंट है, महमूद गजनबी। इसको महमूद को गजनबी कहा क्योंकि यह गजनी का शासक था। तो महमूद गजनबी ने भारत पर कुल टोटल एग्जाम आता है 1000 से लेकर 1027 तक, 1000 से लेकर 1027 तक 17 बार आक्रमण किए। 17 बार जो है आक्रमण किए महमूद गजनबी ने भारत पर 1000 से और 1027 तक जो है 17 बार उसने जो है आक्रमण किए। यूरोपीय विद्वान जो है हेनरी इलियट, जो है इसकी विजयों का, यूरोपीय विद्वान हेनरी इलियट ने जो है इसकी विजयों का उल्लेख किया है। महमूद गजनबी के जो इन आक्रमणों के बारे में जो बताता है, क्योंकि इसका जो महमूद गजनबी है इसका दरबारी था उतबी। तो महमूद गजनबी के जो आक्रमण है उनके बारे में जो विस्तृत जो व्याख्या करता है वो उतबी करता है। उसके पश्चात जो महमूद गजनबी ने जो, अब आप आक्रमणों की बात करें तो महमूद गजनबी ने जो अपना पहला आक्रमण किया वो हिंदूशाही राजा, जो भारत के सीमांतोत्तर जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में था, तो हिंदूशाही राजा जयपाल के खिलाफ जो अपना पहला आक्रमण किया महमूद गजनबी ने, हिंदूशाही राजा जयपाल के खिलाफ किया। उसके पश्चात जो महमूद गजनबी है इसने जो अंतिम आक्रमण किया 1025 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। तो जब महमूद गजनबी ने जो है गुजरात के सोमनाथ, इसके अलावा महमूद गजनबी ने भिलसा, सियालकोट, मुल्तान, समाना, मुसम्मन आदि जो है 17 मतलब जो है नगरकोट आदि जो जगह है इन पर आक्रमण किए। महमूद गजनबी पहला तुर्की शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि ली। पहला तुर्की शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की महमूद गजनबी ने। महमूद गजनबी का जो भारत पर आक्रमण करने का जो उद्देश्य था, कुछ इतिहासकार जो मानते हैं कि जिहाद का, जो कुछ इतिहासकार है वो मानते हैं कि इसका जो मुख्य उद्देश्य था, जैसे इसका दरबारी है उतबी मानता है कि इसके आक्रमण का जो मुख्य उद्देश्य था इस्लाम धर्म का जो है प्रसार करना, तथा कुछ इतिहासकार मानते हैं कि महमूद गजनबी का जो आक्रमण का उद्देश्य था भारत से अपार धन लूटना। तो लेकिन महमूद गजनबी ने जो अपने बाद के जो आक्रमण है उसके बाद में जो महमूद गजनबी ने जो अपने आक्रमण किए उन सारे आक्रमणों से स्पष्ट होता है कि इसने जैसे गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर को जो तोड़ा, वहां पे शिव शंकर जो भगवान की जो मूर्ति थी उस मूर्ति के टुकड़े कर दिए, मंदिर को लूटा। तो इनका संपत्ति लूटने के साथ में साथ हिंदू मंदिरों को नष्ट करना भी इनका उद्देश्य होता था। तो इससे स्पष्ट होता है कि इनका जो प्रारंभिक जो महमूद गजनबी या प्रारंभिक जो है तुर्की जो शासक था महमूद गजनबी, इसने भारत में कोई स्थायी साम्राज्य की स्थापना नहीं की, लेकिन स्थायी साम्राज्य की स्थापना नहीं की, लेकिन
उसके अलावा महमूद जो है गजनबी ने भारत में जो है लूट और जो लूटने के बाद में मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इसने भारत पर जो है अपना आक्रमण किया। इसका उल्लेख विद्वान जो है हेनरी एलियट भी करते हैं, विदेशी इतिहासकार स्मिथ ने भी जो इस चीज का उल्लेख किया है। तो अब हम देखते हैं महमूद गजनबी से आने वाले इंपॉर्टेंट है कि महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार किया। टाइम है 1000 से लेकर 1027। पहला आक्रमण कहां हुआ? हिंदुशाही शासक जयपाल के खिलाफ। महमूद गजनबी ने कब सोमनाथ मंदिर पर जो अपना अंतिम जो आक्रमण जो है सोमनाथ मंदिर पर किया? तो अंतिम आक्रमण से पहले जो आक्रमण किया 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। इससे पहले जो है भारत पर जो प्रथम तुर्की आक्रमणकारी था, भारत पर जो पहला तुर्की आक्रमणकारी था वो सुबुक्तगीन था। इसका दरबारी महमूद गजनबी का कौन था? उतवी था। अब हम बात करते हैं महमूद गजनबी के बाद में हम करते हैं जो गजनी के जो शासक है, दूसरा जो गजनी जो शासक है, तो उसके बाद में हम बात करते हैं ये गजनी का शासक था। इसके बाद में एक दूसरा प्रांत है गौर, तो हम गौर के जो शासक है उसकी बात करेंगे कि कैसे। तो अब हम बात करते हैं मोहम्मद गोरी की। गौर के शासक जो है, अब हम बात करते हैं मोहम्मद गोरी की। जब गजनी प्रदेश पर जो शासक है महमूद गजनबी के बाद जो इसके शासक बने, तो जो है सियाबुद्दीन है जो शासक बना। तो सियाबुद्दीन से पहले जो है शासक बने, तो उनका जो है प्रांत को अलाउद्दीन जहाँसूज ने, अलाउद्दीन जिसने जो है जहाँसूज की मतलब जलाने वाला या फिर नष्ट करने वाला वो उपाधि धारण की। तो उसने जो गजनी के जो प्राचीन जो शासक थे, तो गजनी के जो प्राचीन शासक थे, उन शासकों की दोस्तों जो हड्डियाँ थी, उन हड्डियों को या कब्र जो थी उन शासकों की कब्र है, उन खाली महमूद गजनबी की कब्र को छोड़कर जो प्राचीन जो गजनी के शासक थे, तो अलाउद्दीन ने जो है उन सारी कब्रों से उनकी हड्डियां निकालकर उन हड्डियों को हवा में बिखेर दिया और उसने गजनी को जलाया, मतलब गजनी प्रांत को जला दिया। तो उसने जलाने के बाद में अलाउद्दीन ने जो है उपाधि ली जहाँसूज की। अलाउद्दीन ने जहाँसूज की उपाधि लिया। इसको अलाउद्दीन को जहाँसूज भी जो है कहा जाता था। तो उसके बाद में जो है इसके जो गौर जो प्रांत है, तो गौर के जो शासक बना, तो ये जब शासक बना सिहाबुद्दीन, शासक बना सिहाबुद्दीन मोहम्मद जो है शासक बना गौर प्रांत का। तो गौर प्रांत का शासक बना, तो सिहाबुद्दीन मोहम्मद ने अपने जो प्रांत था, पूर्व प्रांत गौर प्लस गजनी, गौर और गजनी को एक मिला लिया और गौर प्रांत और इस प्रांत का जो शासक होने के कारण इसको इतिहास में सिहाबुद्दीन या मोहम्मद गोरी या सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी कहा गया। सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने जो है प्रारंभ में तो ये गजनी वंश के अधीन था। मैं बता रहा था कि इनका शासन जो है गजनी वंश के अधीन था, लेकिन उसके बाद में इन्होंने अपनी जो स्वतंत्रता ले ली, तो गजनी जो है वंश और उसको गौर वंश को मिलाकर सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी है जो प्रारंभिक शासक बना। अब हम बात करते हैं सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के बारे में। हमारा यही है अगला टॉपिक है जो सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी की, मतलब इसने कैसे है भारत पर शासन किया है, कैसे क्या किया। तो हम बात करते हैं मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने जो है बोलन दर्रे से भारत में जो बोलन दर्रा है भारत का जो है जो इस क्षेत्र में पड़ता है, मतलब उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र में पड़ता है, तो बोलन दर्रे से मोहम्मद गोरी ने जो है भारत में प्रवेश किया। और उसी टाइम जब इसका जो प्रवेश किया, तो इसका जो पहला आक्रमण भारत पर जो पहला आक्रमण किया इसने 1175 ईस्वी में करमाथी जाति मुल्तान की करमाथी जाति के जो है खिलाफ इसने पहला आक्रमण किया।
उसके बाद में इसने दोबारा 1176 में कर्माथी जाति जो दूसरी जो जगह उन पर आक्रमण किया। इसके अलावा इसने खुसरो साहब जो खुसरव साहब था उसके लाहौर, इसके जो आक्रमण थे, जो प्रारंभिक आक्रमण थे, तो इसके अलावा जो इसके इंपॉर्टेंट है तो इसने भारत पर जो आक्रमण किए वो बता देता हूं। मुल्तान, लाहौर, पेशावर, सियालकोट आदि जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों पर भी जो है मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किए। लेकिन इसने जो आक्रमण किया, एक आक्रमण किया इसने 1178 ईस्वी में। 1178 ईस्वी में इसने आक्रमण किया गुजरात के सोलंकी चालुक्य मूलराज। सोलंकी चालुक्य जो है, गुजरात के सोलंकी चालुक्य मूलराज के खिलाफ जो है इसने आक्रमण किया। तो मूलराज या भीम प्रथम, जो भीम द्वितीय, मूलराज और भीम, इसके खिलाफ जो आक्रमण किया, इस आक्रमण में जो है बाकी के सारे इनमें सब में जीता था, ये मोहम्मद गोरी सब में जीता था। इसमें यह है मोहम्मद गोरी जो है पराजित हुआ। उसके बाद में मोहम्मद गोरी ने 1178 के बाद में जो 1178 के बाद के ये लाहौर, पेशावर, सियालकोट, इनके अलावा इसके जो इंपॉर्टेंट है 1191 में इसने जो है पृथ्वीराज चौहान के साथ में तराइन का प्रथम युद्ध, पृथ्वीराज चौहान के साथ में इसका तराइन का जो है मोहम्मद गोरी का प्रथम युद्ध हुआ। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ, इस युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरीके से पराजित किया। लेकिन मोहम्मद गोरी को जब बुरी तरीके से पराजित कर दिया, जो पृथ्वीराज चौहान है उस समय दिल्ली का जो शासक था, तो उसने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया। तो मोहम्मद गोरी को पराजित करने के बाद में पृथ्वीराज चौहान ने जो है जो भोग विलास और उन जो चीज़ों में सारी में डूब गया। पृथ्वीराज चौहान मतलब जो होता था, जैसे प्रारंभिक जो राजपूत जो शासक होते थे, जैसे बाबर ने जब युद्ध किया, खानवा का युद्ध, तो बाबर ने अपने सैनिकों में जोश और उत्साह भरा। लेकिन ब्याना का युद्ध जीतने के बाद में राणा सांगा ने जो है अपने वो विलासी जीवन और उसने उसको मतलब अपनी जो सेना के गठन में और उनमें ध्यान नहीं दिया। तो पृथ्वीराज चौहान के साथ भी यही था और इसकी सबसे बड़ी गलती थी पृथ्वीराज चौहान की, इसने मोहम्मद गोरी को जो पहले युद्ध में माफ कर दिया। तो पहले युद्ध में जो है माफ कर दिया, तो ये भी इसकी सबसे बड़ी गलती थी कि माफ कर दिया। मार देता तो शायद मोहम्मद गोरी दोबारा भारत पर नहीं आता। तो उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान ने जो है मोहम्मद गोरी को माफ कर दिया और उसको छोड़ दिया। उसके बाद में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज सेना के बराबर, मतलब जो अपनी सेना जो 1191 ईस्वी में जो सेना को लेके युद्ध लड़ा 30-35 हजार की, उस सेना को इसने जस्ट डबल किया। पृथ्वीराज चौहान ने अपनी युद्ध और उस नीति का जो पहले जो नीति बनाई थी उनके लिए यह उसकी जो है इसने दूरगामी सोच नहीं रखी। इसको लगा नहीं कि मोहम्मद गोरी दोबारा आक्रमण करेगा, हारा के गया है बहुत बुरी तरीके से, तो दोबारा तो आने से रहा। लेकिन मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ दूसरा जो युद्ध लड़ा, वो भी तराइन के मैदान में दूसरा युद्ध हुआ। तो तराइन का द्वितीय युद्ध, इस युद्ध में जो पृथ्वीराज चौहान है उसका जो सेनापति था, इसने पृथ्वीराज चौहान ने अपनी जो है कोई पूर्व रणनीति युद्ध की नहीं बनाई या कोई ऐसी चीजें तैयार नहीं की। तो लेकिन और इसके ऊपर से पृथ्वीराज चौहान का जो सेनापति था, मुख्य सेनापति स्कंद था, वो भी युद्ध में क्या है उपस्थित नहीं था। उसके उपस्थित ना होने के कारण जो है तराइन का जो द्वितीय युद्ध है, वो युद्ध भी जो है मोहम्मद गोरी इस युद्ध में पराजित हुआ पहले में, और दूसरे में मोहम्मद गोरी इस युद्ध में विजेता रहा। इस युद्ध के जो विजेता बनने के बाद में मोहम्मद गोरी ने जो है पृथ्वीराज चौहान को जो है गिरफ्तार कर लिया। पृथ्वीराज चौहान तो चाहता था कि गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करने के बाद में पृथ्वीराज चौहान को मार दिया। इतिहासकार जो है पृथ्वीराज चौहान का, जैसे दरबारी इतिहासकार था चंद्रवरदाई ने, उसने पृथ्वीराज रासों में रचना की
कि उसने 17 बार जो है पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को, जो एक अतिशयोक्ति प्रतीत होती है कि 17 बार आक्रमण करने के बाद में तो उसने मोहम्मद गोरी को, फिर जब शब्दवेदी बाण की जो कल्पना है वो चंद्रवरदायी रासों में तो लिखा हुआ है, लेकिन इतिहासकार जो मानते हैं कि तराइन के 2 युद्ध हुए, पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजय रहा और दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने अपनी कोई पूरी तैयारी नहीं की और अपनी कोई अच्छी रणनीति नहीं बनाई। इसके कारण जो है तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी जो है विजित रहा। इसके बाद में मोहम्मद गोरी ने 1194 में कन्नौज के जो शासक जयचंद गहड़वाल, जो पृथ्वीराज चौहान के ससुर थे, जिसकी पुत्री थी संयोगिता, जो पृथ्वीराज चौहान ने जिनको स्वयंवर मतलब हरण करके जो है उनके साथ में शादी की, तो कन्नौज के जयचंद गहड़वाल को पराजित किया। उसके बाद में जो है पराजित किया। इसके बाद में इन्होंने बयाना के राजा को, उसके बाद में 1196 में जो है मोहम्मद गोरी ने अपना जो है लास्ट अभियान है 1196 में जो है अपना लास्ट अभियान किया। उसके बाद में जो है मोहम्मद गोरी की जो है कुछ अभियानों के बाद में मोहम्मद गोरी है वापस अपने जो प्रांत है गौर प्रांत चला गया। उसके बाद में मोहम्मद गोरी की है जो वहाँ पर जाके थोड़ी समय बाद में 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई। तो मोहम्मद गोरी की जो मृत्यु हुई तो उससे पहले मोहम्मद गोरी ने जो अपने जो शासन थे तो शासन में 3 जो इनका जो मोहम्मद गोरी का तो मुख्य प्रांत कौन सा था? गौर प्रांत। और गौर प्रांत के जो अधीन कौन कौन से प्रांत थे? तो गौर प्रांत के जो अधीन थे गजनी प्रांत जो है पहले जो है मतलब पहले गजनी के अधीन में गौर प्रांत था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि गौर प्रांत के अधीन गजनी था। तो गजनी का जो शासक जो है इसने नियुक्त किया ताजुद्दीन यल्दौज को जो है गजनी का जो शासक नियुक्त किया, प्रशासक बनाया। नसीरुद्दीन कोवाचा को पंजाब और जो इसके क्षेत्र थे मुल्तान, पंजाब और मुल्तान का जो इसने प्रशासक बनाया नसीरुद्दीन कुवाचा को, तथा कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाहौर और दिल्ली का जो है सूबेदार बनाया। उसके बाद में जो है इसके बाद में इसका जो पुत्र हुआ मोहम्मद गोरी का महमूद हुआ, तो महमूद ने इसको सनद भेजकर कुतुबुद्दीन ऐबक के जो शासक था उस शासन को जो है मान्यता 1210 में मान्यता दे दी। ताजुद्दीन यल्दौज को भी जो है गजनी का शासक है उसको मान्यता दे दी। उसके बाद में मोहम्मद गोरी ने जो अपना शासन है उसके बाद में जो है मोहम्मद गोरी की मृत्यु होने के बाद में भारत पर जो शासन किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इसी के साथ में देखो तराइन का युद्ध है इतिहास में जो तृतीय युद्ध है तराइन का, जो एक जो युद्ध इतिहास में जो तराइन का युद्ध माना जाता है, यह एक इम्पॉर्टेंट युद्ध है, क्योंकि अगर तराइन का युद्ध इतिहास में नहीं होता तो जो है सल्तनत काल की स्थापना नहीं होती, क्योंकि अगर पृथ्वीराज चौहान होता तो दिल्ली पे राजपूत वंश का ही जो है शासन रहता। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद में जो है भारत में जैसे हर एक युद्ध का महत्व रहा है, जैसे तराइन का जो द्वितीय युद्ध है उसके बाद में जैसे भारत के जो 3 युद्ध हैं कि जैसे तराइन का युद्ध जो है पहला युद्ध माना जाता है कि तराइन के युद्ध के बाद में कि भारत पर मुस्लिम साम्राज्य की जो है सल्तनत काल की स्थापना हुई। उसके बाद में जो खानवा का जो युद्ध लड़ा गया, तो खानवा के युद्ध के बाद में जो है स्थापना हुई किसकी? मुगल काल की स्थापना हुई। उसके बाद में प्लासी और का युद्ध और उसके बाद में बक्सर के युद्ध ने और उस चीज को मजबूत कर दिया। तो प्लासी और बक्सर युद्ध के बाद में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई। तो ऐसे ही तराइन का जो द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जो पराजित होने के बाद में मोहम्मद गोरी ने जो है भारत का जो शासक बन गया, दिल्ली पर जो राजपूत वंश का जो शासक था वो शासन खत्म हो गया। पृथ्वीराज चौहान के जो वंशज है उन्होंने जो रणथंभौर पर जो है गोविंद राज है उन्होंने रणथंभौर पर शासन किया, लेकिन उनका भी जो संघर्ष है इनके साथ में जो है चलता रहा। लेकिन वो भी अजमेर है, इनकी कुछ जो शाखा है अजमेर की जो शाखा है राजपूतों की, उन शाखाओं पर शासक अलग अलग हुए। लेकिन
उन शासकों के अलावा जब इस चीज पर जो है उन शासकों का जो है सल्तनत काल के शासकों का, क्योंकि अब भारत का जो एक राजनीतिक सूत्र है, वो जो राजनीतिक सूत्र है दिल्ली की उस जगह, उस सल्तनत जो केंद्र है, तो भारत के उस राजनीतिक सूत्र जो केंद्र था वो दिल्ली बन गया। तो दिल्ली बन गया। तो अब हम बात करते हैं कि मोहम्मद गोरी के बाद में जब उसके आक्रमण हुए, मतलब तुर्की आक्रमणों के बाद में जो स्थापना हुई वो हुआ सल्तनत काल। और उसको सल्तनत क्यों कहा गया, सल्तनत काल के जो प्रारंभिक शासक है कौन थे। अब हम बात करते हैं कि सल्तनत काल जो है क्या था। तो सल्तनत काल में हम देखते हैं प्रारंभ में दोस्तों हम देखते हैं कि जो प्रारंभ में जो है सल्तनत काल, तो सल्तनत काल पर जो है पांच राजवंशों ने शासन किया। सल्तनत काल पर पांच राजवंशों ने शासन किया। तो हम पांच राजवंशों में से हम आज बात करेंगे पहले राजवंश की, जिसका नाम था गुलाम वंश, जिसका नाम था गुलाम वंश। इस वंश को गुलाम वंश क्यों कहा गया, सल्तनत काल है जो क्यों कहा गया, सल्तनत काल इसलिए कहा गया, दिल्ली पे जो शासक करने वाले, जो इसका नाम था दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली पर जो शासन करने वाला जो एक नया वर्ग का उदय हुआ, जो प्रारंभिक जो राजपूतों के बाद में एक नए वर्ग का उदय हुआ, उस वर्ग का नाम था जो है मुस्लिम जो वर्ग हुआ, उन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की। तो सुल्तान की उपाधि धारण करने के कारण उनको जो है सल्तनत काल के जो है शासक कहे गए। प्रारंभिक जो शासक है वो गुलाम वंश, जो सल्तनत काल पर जो वंश हुए, जैसे पांच राजवंश हुए, उनमें है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तो ये पांच राजवंश हुए। इनमें पहले वंश का नाम है गुलाम वंश। क्यों था, क्योंकि जब ये गुलाम वंश इसलिए नाम था क्योंकि जब शासक हुए गुलाम वंश में, तो जो शासक हुए इस वंश के, जो प्रारंभिक शासक हुए वो दास थे। जैसे गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था, मोहम्मद गोरी का। तो मोहम्मद गोरी का दास था, इसलिए इनको गुलाम वंश जो कहा गया। इसके अलावा जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दास जो है इल्तुतमिश था। आगे धीरे धीरे जो है ये दास जो है स्वतंत्र भी होते गए। मतलब अगर दास गुलाम वंश कहना भी जो है कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये जो है समीचीन या मतलब अच्छा जो है प्रतीत नहीं होता कि इनको गुलाम वंश कहा जाए, क्योंकि राजा के बाद में इनके बेटे भी पुत्र हुए, मतलब इनका जो है जो वंशानुगत जो है शासन वो भी स्थापित हुआ। तो राजा अगर गुलाम था, मतलब जैसे कोई शासक है, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था लेकिन उसका पुत्र गुलाम नहीं था, तो इसको गुलाम वंश कहना भी कुछ इतिहासकार जो है उसको उचित नहीं मानते। लेकिन जो प्रारंभिक जो राजवंश है, मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसलिए इस वंश को जो है गुलाम वंश कहा गया। गुलाम वंश, इलवरी वंश, शमसी वंश जो है प्रारंभिक जो राजवंश है इसका नाम गुलाम वंश, इलवरी वंश और जो है शमसी वंश है, इस वंश का नाम रखा गया। इसके बारे में जो है इनको मामलूक भी कहा गया। गुलाम वंश के जो शासक हैं इनको मामलूक भी कहा गया। तो इतिहासकार हबीबुल्लाह इस चीज का उल्लेख करता है कि इनको मामलूक कहा गया। हबीबुल्लाह इस चीज का उल्लेख करता है कि जो मामलूक जो शासक है उन शासकों को कहा जाता है जिनके माता पिता स्वतंत्र दासों की संतान थे। मतलब जिनके माता पिता दास है तो लेकिन उन्होंने दासता से मुक्ति पा ली, तो स्वतंत्र दासों की जो संतान है वो गुलाम वंश के शासक बने। लेकिन उसके बाद में जो है इनको मामलूक वंश भी कहा गया। हबीबुल्लाह ने इनको मामलूक वंश कहा। इनको शमसी और इलवरी, शमसी है जो इल्तुतमिश के लिए और इलवरी जो है जाति के लोग थे, इसलिए इनको इलवरी वंश भी कहा गया। तो हम गुलाम वंश के जो संस्थापक है, सबसे पहले हम बात करते हैं आज कुतुबुद्दीन ऐबक।
कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक के जो है, इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को इतिहास में कुरान खां मतलब कुरान का पाठ हमेशा करता रहता था, इसलिए इसको कुरान कहा जाता था। लाल बख्श, द्वितीय हातिम ताई, इसकी जो है उपाधि थी। लाखों का दान करने वाला लाल बख्श, हातिम ताई, चंद्रमा का देवता आदि जो है इसके नाम थे, या इसके जो है नामों के साथ में जोड़ा गया। इसके बाद में जब है कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन था उसके बारे में हम बात करते हैं, तो इसने जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने जो है शासन को जो आधार दिया, तो इसने सबसे पहले जो है अपनी पुत्री का विवाह, कुतुबुद्दीन ने अपनी पुत्री का विवाह किया इल्तुतमिश के साथ। इल्तुतमिश के साथ में इसने अपनी पुत्री का विवाह किया। अपनी बहन का विवाह नसीरुद्दीन कुवाचा के साथ किया, और स्वयं का जो विवाह ताजुद्दीन यल्दौज पुत्री के साथ में किया। ताजुद्दीन यल्दौज पुत्री के साथ में किया, ताजुद्दीन यल्दौज की पुत्री के साथ में। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है अपना जो है शासन का स्तंभ तो मजबूत यही कर लिया कि इनसे बचने के लिए, क्योंकि इन जो है नसरुद्दीन कुवाचा जो आपको बताया था मुल्तान और जो है पंजाब का गवर्नर था, ताजुद्दीन यल्दौज है जो गजनी का शासक था, तो इनको जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को भी जो है शासक बनाया मोहम्मद गोरी ने। लेकिन इसके जो साथ में इसने जो अपने शासन को मजबूत बनाने के लिए कि इनका जो विरोध होता, तो उस विरोध को रोकने के लिए जो विरोध, अब इनका विरोध इसके शासन में नहीं हुआ, लेकिन इल्तुतमिश के शासन में इन्होंने विरोध किया। नसरुद्दीन कुवाचा उन्होंने भी दिल्ली सल्तनत की जो है सत्ता को हथियाने का प्रयास किया, ताजुद्दीन यल्दौज ने किया, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने संभावित विद्रोह को रोकने के लिए इनके साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उसके बाद में हम बात करते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसने रणथंबोर अभियान किया। उसके बाद में इसने जो है अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो विख्यात संस्कृत जो विद्यालय अजमेर में, जिस पर विग्रह राज चतुर्थ द्वारा रचित नाटक हरिकेली के जो कुछ अंश जो है लिखे हुए हैं, अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो इसके आराध्य जो गुरु थे, मतलब चिश्ती संप्रदाय के जो गुरु थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनकी याद में इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया बख्तियार काकी की याद में। बख्तियार काकी की याद में। इसके अलावा इन्होंने कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद आदि जो है इनका निर्माण करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो अपना शासन किया था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का शासन नहीं था, तो दिल्ली सल्तनत का इसको वास्तविक संस्थापक भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो अपना शासन है जो प्रारंभ किया वो लाहौर से किया, और कभी भी खुद को सुल्तान नहीं कहा। इसने मोहम्मद गोरी का मलिक और सिपह सालार ये सब शासक करता रहा शासन, तो इसने मलिक बे सिपह सालार की उपाधि के साथ में, मतलब मोहम्मद गोरी का सिपाही तो मलिक और सिपह सालार की जो है उपाधि के साथ में इसने अपना जो शासन करना प्रारंभ किया। उसके बाद में जो है इसने इल्तुतमिश जो इसका दामाद था, इसके बाद में जो है शासक बना, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में जो शासक बना वो है आराम शाह शासक बना। तो आराम शाह ने कुछ 8 महीने शासन किया था।
तो आराम शाह ने 8 महीने शासन किया, तो उसका जो शासन है वो भी जो अमीरी उन्होंने उस शासन को जो खत्म कर दिया, और उसके बाद में जो है इल्तुतमिश को शासक बनाया, जिसने दिल्ली को अपनी स्थायी राजधानी जो है बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक के जो विजय अभियान है, इसने जो विजय अभियान किए झांसी, मेरठ, कोइल और रणथंबोर, कोइल और रणथंबोर जो है इसके विजय अभियान थे। झांसी, मेरठ, कोइल और रणथंबोर जो है इसने जीता। उसके बाद में इसने इसके जो दरबार जो थे विद्वान जो है हसन निजामी और फक्र ए मुदब्बिर जो है इसके दरबार में रहते थे, विद्वान दरबारी निर्माण है। एक है कुब्बतुल इस्लाम, इस्लामी पद्धति पहली संरचना, इस्लामी पद्धति की पहली संरचना। दोस्तों हम बात करते हैं सल्तनत काल की। तो सल्तनत काल में आपको बताया जो प्रारंभिक जो वंश था वो गुलाम वंश था। प्रारंभिक वंश था गुलाम वंश था। तो गुलाम था, इस प्रारंभिक वंश है जो गुलाम वंश है, इसको इलवरी वंश और शमसी वंश भी जो कहा गया। इनको हबीबुल्लाह ने मामलूक कहा, जो स्वतंत्र माता पिता और के स्वतंत्र जो दास संतान है उनको हबीबुल्लाह ने कहा। और इसका जो प्रारंभिक जो है गुलाम वंश का जो शासक हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासक हुआ तो ये खाली मलिक और सैफ सालार की जो उपाधि है उसके साथ में शासक किया, और लाहौर को इसने अपनी राजधानी बनाया, लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद में हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो मैं बात को बता रहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो अपने प्रशासन है उसको एक मजबूत आधार दिया, तथा इसने जो अपनी दूरदर्शिता से कि विद्रोह करेंगे या फिर ऐसा कुछ होगा, तो उस दूरदर्शिता के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी जो विवाह है, अपनी पुत्री का विवाह इसने इल्तुतमिश से किया। तो इल्तुतमिश इसका दामाद था, जो अगला शासक भी बना, अगला महान शासक भी था, सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक था। उसके अलावा इसने अपनी बहन का विवाह, जो पंजाब और मुल्तान का गवर्नर था, आपको बताया था कि मोहम्मद गोरी ने पंजाब और मुल्तान का गवर्नर नसरुद्दीन कुबाचा को नियुक्त किया था, तो इनने बहन का विवाह नसरुद्दीन कुबाचा के साथ में किया। स्वयं का विवाह इसने ताजुद्दीन यल्दौज की पुत्री के साथ में किया। इनके साथ में इसने जब वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए तो इनके विद्रोह का भय भी जो है इसके सामने खत्म हो गया। इसके जो विजय अभियान है झांसी, मेरठ, कोइल, रणथंबोर और दिल्ली, और इसने कन्नौज के जो शासक थे गेहड़वाल, जयचंद गेहड़वाल को भी इसने जो है पराजित किया। इसके जो है ये विजय अभियान थे। इसके अलावा जो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो उपाधि थी, इसको चंद्रमा का देवता, कुरान का जो है हमेशा पाठ करता रहता था, इसको तो कुरान कहा गया। इसके अलावा इसको लाल बख्श, मतलब कोई कहता था अगर लाखों का दान करने वाला, मतलब अगर किसी को दानी पुरुष में जब नाम होता था तो लाखों का दान करने वाला, तो उसको लाल बख्श कहा जाता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श कहा जाता था, मतलब ये अपने दान, इसने जो है अपनी जो प्रारंभिक जो है उसके लिए जो है इसने जो दान किए थे तो उसके लिए इसको लाल बख्श कहा जाता था। उसके अलावा इसको अपनी उदारता के कारण जो है, अपनी उदारता के कारण द्वितीय हातिम ताई कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया। इसके अलावा जो कुतुबुद्दीन ऐबक के जो है दरबार में विद्वान जो लोग हैं, हसन निजामी और फक्र मुदब्बिर, इसके दरबार में जो दो विद्वान हसन निजामी और फक्र ए मुदब्बिर जो है दरबार में निवास करते थे। तथा इसके बाद में हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के जो निर्माण कला के बारे में बात करते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण है 2.5 दिन का झोंपड़ा। जो इस 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है इसने अजमेर जब अपना अभियान चलाया तो इसने 2.5 दिन का झोंपड़ा, वहाँ पर पहले हिंदू मंदिर थे, हिंदू और जो है ब्राह्मण मंदिर थे, उन मंदिरों के अलावा वहाँ पर एक विश्वविद्यालय था। इसका जो निर्माण है उससे पहले जो इस पे जो विश्वविद्यालय का निर्माण था वो निर्माण विग्रहराज चतुर्थ जो अजमेर के जो शासक थे, चतुर्थ जो है पृथ्वीराज चौहान के पूर्वज विग्रहराज चतुर्थ शासक थे, तो उन जो शासकों ने वहाँ पर जो है निर्माण करवाया इसका
कि इस विद्यालय का, जिस पर विग्रहराज चतुर्थ के जो नाटक है हरिकेली, उसके जो उनका नाटक था हरिकेली, उसकी भी कुछ पंक्तियां हैं उस अवशेषों में मिलती है 2.5 दिन का झोपड़ा में। तो इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है कि कहते हैं इसका 2.5 दिन में निर्माण हो गया, तो इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा गया। इसके बाद में इन्होंने कुतुब मीनार का जो निर्माण करवाया, जो अपने जो प्रसिद्ध जो सूफी संत थे बख्तियार काकी की जो याद में इन्होंने जो है कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, तथा इन्होंने एक मस्जिद का निर्माण करवाया जिसका नाम था कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, जो भारत में इस्लामी या मुस्लिम जो परंपरा की जो मस्जिद या निर्माण है, वो पहली जो मस्जिद है वो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण है इनके शासनकाल में हुआ। इसके अलावा हम बात करते हैं तो 1210 ईस्वी में पोलो मतलब चौगान खेलते समय पोलो खेलते समय ये घोड़े से गिर गए। चौगान या पोलो जो खेल होता है कि मतलब जो घोड़े पर बैठकर जो बॉल को मतलब एक जो स्टिक होती है हॉकी टाइप की, जो एक स्टिक होती है, उस स्टिक से जो है बॉल को आगे जो भागते हुए घोड़े, तो उस घोड़े पर उस खेल को खेला जाता है। तो ये पोलो नामक खेल खेल रहा था। तो 1210 ईस्वी में उस खेल को खेलते समय जो है इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु होने के बाद में जो है इसने अपने पुत्र आराम शाह को जो है शासक बनाया, जिसने 10 और लेकिन आराम शाह को जब शासक बनाया तो आराम शाह ने जो अपना शासन करना प्रारंभ किया तो दिल्ली के जो अमीर वर्ग है उसने विरोध किया, और दिल्ली के अमीर वर्ग ने विरोध किया। तो उस विरोध के फलस्वरूप आराम शाह का शासन कुछ 8-10 महीने तक है उसका शासन रहा, 6 महीने। और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आराम शाह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का कोई पुत्र नहीं था, या पुत्र था भी तो उसने शासन नहीं किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो अपना शासन है अपने दामाद को ही सौंप दिया, इल्तुतमिश को। लेकिन जो भी रहा हो, तो दिल्ली के अमीरों ने एकजुट होकर दिल्ली के अमीरों ने जो है इल्तुतमिश को जो है अगला जो है शासक बनाया। तो अब हम बात करेंगे अगली कक्षा में दोस्तों इल्तुतमिश के बारे में। आपको अभी आज समझाया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, फिर तुर्की काल जो है तुर्की आक्रमण जो प्रारंभ हुए, उसके बाद में तुर्की आक्रमणों के फलस्वरूप दिल्ली में जो है सल्तनत काल की जो स्थापना हुई। तो दिल्ली सल्तनत में बताया था 5 वंशों ने शासन किया। तो पहले वंश में हमने देखा गुलाम वंश, तो गुलाम वंश में आज बात की हमने कुतुबुद्दीन ऐबक की। अगली कक्षा में हम बात करेंगे इल्तुतमिश और उसके जो बाकी वाले जो वंशों के बारे में।